नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 अप्रैल 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले सत्र के विषय को हम देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है ध्वनि प्रदूषण पर यूएनईपी की रिपोर्ट, जिसमें प्रमुख रूप से ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में अलग अलग पक्षों की बात की गई है। दूसरे विषय में हम यूक्रेन शांति योजना की बात करेंगे। यदि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति की स्थिति बन सकती है तो क्या क्या एक तरह से इसके लिए उपाय हो सकते हैं। तीसरा, एक दूरगामी फैसला जो प्रतिगामी अपवाद को समाप्त करेगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय के एक निर्णय के संबंध में एक अपवाद की जो स्थिति है उसको समाप्त किया गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। चौथा, पूर्ण निरसन के लिए एएफएसपीए एएफएसपी अगर हम कानून की बात करें यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको पूर्णतः समाप्त करने की जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि इस कानून का जो दायरा है उसको कुछ कम किया गया है। इसी संदर्भ में आलेख में चर्चा है। भूजल को दृश्यमान बनाना। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से सतह का जल है उसके संरक्षण को लेकर स्थितियां अलग हैं और भूजल को संरक्षण को लेकर स्थितियां अलग हैं। वर्तमान स्थितियों में भूजल के संरक्षण और सतह के जल के संरक्षण के लिए नीतियां अलग अलग बनती हैं। तो यहाँ पर जो भूजल है उसको भी एक तरह से प्रमुख रूप से जल संरक्षण की नीतियों में आगे लाने का एक तरह से इस आलेख में बात कही गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अंत में रणनीतिक स्वायत्तता की अगर हम बात करें और यह भारत के संदर्भ में है, जो भारत ने रूस और यूक्रेन के साथ जो विवाद वर्तमान में चल रहा है उसमें प्रमुख रूप से एक रणनीतिक स्वायत्तता की स्थिति को अपनाया है। अंत में इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के हम अपने पहले आलेख को देखते हैं, द की टेकअवेज ऑफ ए यूएनईपी रिपोर्ट ऑन नॉइज पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक जो रिपोर्ट है उससे क्या क्या प्रमुख निष्कर्ष एक तरह से हमें प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पर चर्चा किया गया है। यह आलेख पृष्ठ संख्या 8 पर सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में प्रदूषण के भाग से प्रमुख रूप से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक रिपोर्ट इसी फरवरी में प्रमुख रूप से प्रस्तुत की गई है और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण, जंगल की आग और पौधे, जानवरों और पारिस्थितिक चक्रों में जो भी एक तरह से जैविक सामंजस्य होता है उसमें अगर कोई व्यवधान आता है तो उससे किस तरह की पर्यावरणीय चुनौतियां हो सकती हैं वह प्रमुख रूप से इस रिपोर्ट में जारी किया गया। और इस रिपोर्ट का अगर हम पहला अध्याय देखें जिसे कहा गया है फ्रंटियर्स 2022, और यहाँ पर नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नॉइज यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्वनि प्रदूषण को बता रहा है। ब्लेज की अगर हम बात करें तो जंगल की आग के संदर्भ में है और मिसमैच प्रमुख रूप से इन दोनों समस्याओं को लेकर जो समाधान की स्थितियों में एक सामंजस्य नहीं आ रहा है उसकी यहाँ पर चर्चा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया भर के कई शहरों में ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है उसके अध्ययन एक तरह से संकलित किए गए और अंतिम रूप में 61 शहरों के जो ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े हैं उन्हें डेसिबल में एक तरह से जो माप का स्तर है उससे अनुसार दिखाया गया है। और अंतिम रूप में इस रिपोर्ट में 61 शहरों में ध्वनि प्रदूषण का जो भी स्तर है और उसमें डेसिबल की क्या सीमा एक तरह से है, यानी अगर ध्वनि प्रदूषण किसी भी शहर में मापा जा रहा है तो वहां पर निम्न स्तर क्या है और उच्चतम स्तर क्या है, ये जो सीमा है उसको प्रमुख रूप से रिपोर्ट में बताया गया है। इन 61 शहरों में अगर हम देखें तो भारत के दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल और मुरादाबाद शामिल हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक आंकड़ा मुरादाबाद के लिए माना जा रहा है और मुरादाबाद में अगर हम देखें तो जो डेसिबल की रेंज है वो 29 डेसिबल से लेकर 114 है। इस आधार पर अगर हम देखें तो 114 को अगर हम अधिकतम मान लें तो मुरादाबाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। पहले स्थान पर अगर हम देखें इस सूची में तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जहां पर उच्चतम स्तर डेसिबल का 119 है। इसी रिपोर्ट के आधार को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्थितियां वैश्विक स्तर पर लगातार खराब हो रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में यह दिशा निर्देश दिया था कि अगर हम 53 डेसिबल की बात करें जो सड़क यातायात का शोर है तो ये एक ऐसी सीमा है जहां पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रूप में अपना जीवन बिता सकता है। यानी अगर 53 डेसिबल से ऊपर की स्थितियां होती हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आंकड़े ये बताते हैं कि यूरोप में जो भी ध्वनि प्रदूषण की स्थितियां हैं उसके कारण लगभग 22 मिलियन
और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से नींद में जो समस्या आती है उससे लगभग 6.5 मिलियन लोग एक तरह से प्रभावित हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख रूप से प्रभाव बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले, यानी जिनके द्वारा नाइट शिफ्ट में काम किया जा रहा है या अगले दिन मान लीजिए वो दिन की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से अलग अलग शिफ्ट में बदलकर जो काम करते हैं उन पर जो भी शोर शराबा होता है, जो भी ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके कारण उनके नींद में व्यवधान आता है। और जब भी नींद में व्यवधान आता है, किसी भी व्यक्ति की जैविक जो शरीर की क्रियाएं हैं उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार या बीमारियों की स्थिति को बढ़ाता है। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर शोर अधिक होता है या ऐसे किसी क्षेत्र से आप लगातार लंबे समय तक यात्रा करते हुए जाते हैं जहां पर यातायात का प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण के रूप में ज्यादा होता है, तो आप पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक एक तरह से प्रतिक्रिया हो सकती हैं उसकी, और उसका प्रभाव ये होगा कि आगे चलकर आपकी नींद या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। ट्रैफिक से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के कारण किसी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की स्थितियां और मधुमेह संबंधी स्थितियां भी बन सकती हैं और इस तरह का जोखिम ऐसे लोगों के साथ बढ़ जाता है जो लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण का शिकार होते हैं। भारत में ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में हम ध्यान रखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अपने राज्य के स्तर की जो इकाइयां होती हैं उनके माध्यम से जो भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर होता है उसको ट्रैक किया जाता है, जो मानक है वो निर्धारित किए जाते हैं और उनका पालन एक तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास भी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और यह अनिवार्य है कि अत्यधिक शोर के जो स्रोत है उनको नियंत्रित किया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक मैनुअल मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी व्यक्तियों के द्वारा एक निगरानी तंत्र ऐसा बनाया गया है जो प्रमुख शहरों में ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है उसको मापता है और इसके लिए सेंसर लगाए गए हैं। कुछ शहरों में वास्तविक समय में जो भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर है उसको ट्रैक किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक उपाय ये भी है कि जब भी अलग अलग पटाखों का उपयोग किया जाता है, जैसे अगर हम दिवाली की बात करें या किसी अन्य त्योहार में भी, तो उसको सीमित किया जाए। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अलग अलग शहरों में प्रमुख रूप से जन जागरूकता फैलाई जाती है और खास तौर से त्यौहार से पहले और त्यौहार के बाद, जिससे कि लोग ध्वनि प्रदूषण का एक तरह से महत्व समझें, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है और उसको रोकने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी करें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में जन भागीदारी का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज के हम दूसरे आलेख को देखते हैं। यस, ए यूक्रेन पीस प्लान इज पॉसिबल। यह आलेख भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन के द्वारा एक तरह से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन में शांति के संबंध में क्या योजना हो सकती है उसका प्रमुख रूप से एक आधार यहाँ पर दिया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रोड मैप दिया गया है जिसका पालन करके रूस यूक्रेन में जो विवाद की स्थितियां हैं उसको रोका जा सकता है। यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण प्रयास ये है कि यूक्रेन को अपनी जो तटस्थता है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस विवाद की शुरुआत का प्रमुख बिंदु यही माना जाता है कि यूक्रेन जल्द नाटो की सदस्यता लेने वाला है। अगर नाटो की सदस्यता यूक्रेन लेता है तो इससे नाटो का विस्तार बिल्कुल रूस की सीमा तक बढ़ जाएगा और यह रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो शांति प्रयासों के लिए पहली स्थिति यह है कि यूक्रेन को अपनी तटस्थता बनानी पड़ेगी कि वह न तो रूस के प्रभाव में आएगा, न यूरोप और पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका के प्रभाव में आकर नाटो में किसी भी तरह से शामिल होगा। अगर ऐसी स्थितियां रहती हैं तो जो भी वर्तमान विवाद है उसको हल करने की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर शांति के लिए प्रयास ये हो सकता है कि नाटो का जो पूर्वी विस्तार है, यानी रूस की एक तरह से जो पश्चिमी सीमा है, वहां पर नाटो जो आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए। अगर यूक्रेन इसमें शामिल नहीं होता है तो ये स्थितियां रूस को वर्तमान विवाद को रोकने में मदद करेगी। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सोवियत संघ के टूटने के बाद जब नाटो ने अपना विस्तार प्रारंभ किया उस समय भी रूस के द्वारा इसका विरोध किया गया। रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद स्थितियां बदली और धीरे धीरे आर्थिक और सामरिक रूप में रूस ने अपना वर्चस्व बढ़ाया और यही बड़ा कारण है कि वर्तमान में यह हमला एक तरह से रूस के द्वारा किया गया, जिससे कि नाटो के पूर्वी विस्तार को और ज्यादा रोका जाए। 1990-91 के समय में जब प्रमुख रूप से सोवियत संघ के विघटन की स्थितियां बन रही थी, वहां पर एक तरह से पश्चिमी देशों का जो वादा था कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, उस पर नाटो को एक तरह से कायम रहना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर विकल्प यह है कि जो भी देश स्वीकार्य रूप में रूस और यूक्रेन को मंजूर हो, उनके साथ एक तरह से बैठकें शुरू करके शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर भारत और चीन जैसे देश भी मध्यस्थ के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन देशों का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ में समान रूप से एक संबंध है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि वह यूक्रेन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। अंतिम रूप में आर्थिक प्रतिबंधों को सीमित करना।
रूस के द्वारा यूक्रेन पर जब हमला किया गया उसमें आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को नियंत्रित करने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी स्विफ्ट के माध्यम से जो वैश्विक स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया होती हैं उसमें से रूसी बैंकों को एक तरह से बाहर करना। अगर इस तरह की स्थितियां बढ़ती हैं तो हम ध्यान रखें रूस में आर्थिक स्थितियां कमजोर जरूर होंगी, लेकिन इसके माध्यम से आप रूस की सामरिक नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो ईरान को माना जाता है। हम ईरान पर देखें लगातार अमेरिका की तरफ से और पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा रहा है। आर्थिक रूप में प्रतिबंध के बाद भी ईरान ने अपनी जो नीति है परमाणु हथियार बनाने की उसको नहीं छोड़ा है। तो जब तक हम शांतिपूर्वक बैठकर बातें नहीं करेंगे और कोई ऐसी स्थिति नहीं निकालेंगे जहां पर दोनों पक्ष हल के लिए समान रूप में शामिल होते हैं, तब तक आप एक तरह से जो विवाद है उसको हल नहीं कर सकते हैं। ईरान के साथ अगर हम देखें तो शांति समझौते की स्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों को कम कर रहा है और जो भी ईरान की अपनी एक तरह से जरूरतें ऊर्जा की या जो भी शांतिपूर्वक नाभिकीय एक तरह से उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों पक्षों के द्वारा मिलकर एक तरह से काम किया जाए तभी एक तरह से जो विवाद है रूस और यूक्रेन का वो रुक सकता है। आर्थिक प्रतिबंध इसका जवाब नहीं है क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस के साथ साथ अन्य जो हमारे कम आय वाले देश हैं उनको भी एक तरह से नुकसान होता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के द्वारा बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। अब जो भी गरीब देश हैं वो आसानी से सस्ता गेहूं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमी हो गई है और गेहूं की कमी होने से गेहूं के मूल्य बढ़ गए हैं। तो ये गरीब देशों के लिए एक तरह से स्थितियों को और ज्यादा विषम करते हैं। इसीलिए आर्थिक प्रतिबंधों को एक तरह से सीमित किया जाए और वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से अगर विवाद को हल करने का प्रयास किया जाए यह स्थितियां आसानी से संतुलन में आ सकती हैं। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं। ए फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स ए रिग्रेसिव एक्सेप्शन। यहाँ पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से एक निर्णय आया है जिसके माध्यम से यह कहा गया है कि जब भी हम बात करते हैं वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह से बलात्कार की जो स्थितियां हैं वहां पर अपवाद एक तरह से नहीं हो सकता है। यानी अगर महिला और पुरुष वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हैं तो वहां पर बलात्कार को एक तरह से अनुमति देना यह महिलाओं के अधिकार को एक तरह से कम करने जैसी स्थिति है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने इसी 23 मार्च 2022 को एक अपना निर्णय दिया और यह निर्णय ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में था और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वैवाहिक जो बलात्कार की स्थिति है जो एक अपवाद के रूप में थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि पति होने के नाते किसी पुरुष को उसके यौन उत्पीड़न के कृत्यों से छूट दी जाती है तो यह महिलाओं के समानता का जो अधिकार है उसको नष्ट कर देगा। और जब हम समानता की बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों की तो यह हमारे संविधान की एक तरह से आत्मा है। इसी आधार पर धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार का जो एक अपवाद दिया गया है उसको न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, लेकिन अगर हम धारा 375 की बात करें तो वैवाहिक बलात्कार का जो अपवाद है वह एक तरह से भेदभाव की स्थिति है क्योंकि यहाँ पर पत्नी को पति के अधीनस्थ माना जाता है और इस तरह की स्थिति अगर हम देखें तो यह संविधान के अनुसार सही नहीं है। संविधान के द्वारा विवाह को समान व्यक्तियों के बीच में एक तरह से एक संघ की स्थिति मानी गई है और यहाँ पर किसी भी अर्थ में महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ या उनसे कमजोर होना स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 इसके तहत महिलाओं को मौलिक अधिकारों की एक गारंटी दी जाती है। इस आधार पर भी अगर हम देखें तो वैवाहिक बलात्कार का अपवाद जो धारा 375 में है वह एक तरह से भेदभाव की स्थितियां बनाता है, इसीलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की जो स्थितियां हैं उसको अगर हम कानूनी रूप में देखें तो इसके सिद्धांत की जो एक तरह से स्थिति है वह प्रमुख रूप से ब्रिटेन से प्रारंभ होती है। ब्रिटेन में उस समय के मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू हेल के द्वारा 1736 में वैवाहिक बलात्कार का एक जो अपवाद है वो कानून में शामिल किया गया। आगे चलकर यूनाइटेड किंगडम में 1991 में वैवाहिक बलात्कार का जो अपवाद है उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो ये स्थितियां अभी भी एक तरह से चल रही हैं क्योंकि ब्रिटेन में यह कानून पहले से ही उपस्थित था और हमारे यहाँ जो भी भारतीय दंड संहिता है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से एक तरह से प्रभावित है। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो हमने वैवाहिक बलात्कार का अपवाद का जो नियम है जो ब्रिटेन में 1736 से लागू था उसको सीधे ही अपने कानून में शामिल किया
और इसी कारण से वर्तमान में भी ये बना हुआ है। जबकि यूनाइटेड किंगडम में 1991 में वैवाहिक बलात्कार का जो अपवाद नियम है उसको समाप्त कर दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो निर्णय आया है उसके माध्यम से वैवाहिक बलात्कार में अपवाद की जो स्थितियां दी गई हैं, धारा अगर हम 375 की बात करें भारतीय दंड संहिता में, तो उसको एक तरह से समाप्त करने की स्थितियां बनती हैं और इस तरह के निर्णय भविष्य में इसको समाप्त करने के लिए एक आधार बनाएंगे। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, फॉर ए फुल रिपील। यहाँ पर प्रमुख रूप से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के संबंध में बात की गई है कि इस कानून को पूर्णतः एक तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो भारत सरकार की तरफ से 3 राज्यों में इस कानून का जो विस्तार है उसको थोड़ा सीमित किया गया है। इसी आधार पर इस कानून को पूर्ण रूप से वापस लेने की जो प्रक्रिया है उसकी मांग पुनः बढ़ी है। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। भारत सरकार के द्वारा 3 राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को सीमित करने का जो प्रस्ताव है वो 1 अप्रैल से लागू है। 3 राज्यों में अगर हम नागालैंड में देखें तो 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन में अधिकार क्षेत्र कम कर दिया गया है इस कानून का, और 13 जिले के 57 पुलिस स्टेशन में अभी भी यह बना हुआ है। अगर हम असम की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र यहां पर एक तरह से कम किया गया है, पूरी तरह से 23 जिलों से हटा दिया गया है और 1 जिले से इसे आंशिक रूप से हटाया गया है। वर्तमान में असम में केवल 9 जिलों तक सीमित है। मणिपुर में अगर हम देखें तो 6 जिलों में केवल 15 पुलिस थाना क्षेत्रों को इस कानून से बाहर किया गया है और यह कानून अभी भी 16 जिलों में 82 पुलिस स्टेशन में मणिपुर में लागू है। यहाँ पर सरकार ने 3 राज्यों में क्षेत्र सीमित अवश्य किया है, लेकिन इस कानून को पूर्णतः रद्द करने जैसी स्थितियां अभी भी नहीं दिख रही हैं। सरकार का यह मानना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों में अभी भी एक तरह से अलगाववादी जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और इसी आधार पर अभी भी यह कानून की प्रक्रिया आगे चल रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस अधिनियम को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा इसका समर्थन किया गया है कि यह एक तरह से रहना चाहिए, इसको हटना नहीं चाहिए। अगर हम मानवाधिकार संगठनों की बात करें, नागरिक समाज के संगठनों की बात करें, तो उनके द्वारा इसको पूर्णतः रद्द करने के सुझाव हमेशा दिए गए हैं। अगर हम समितियों की तरफ से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति ने 2005 में यह सुझाव दिया था कि इस कानून को पूर्णतः रद्द कर दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। समिति के द्वारा यह भी कहा गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से एक धारणा ऐसी बनी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लोगों को शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए लक्षित किया जा रहा है, जैसा कि स्थिति नहीं है। इस तरह का संदेश जो लोगों में एक तरह से इस कानून के माध्यम से जा रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है और वो तभी हो सकता है जब आप इस कानून को हटाएं। इसी के साथ साथ बीपी जीवन रेड्डी समिति के द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि इस कानून से अलग हटके हमारे पास एक और कानून है जिसको थोड़ा और कठोर बनाकर हम पालन कर सकते हैं और उसके आधार पर जो भी अलगाववादी शक्तियां हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए एएफएसपीए जैसे अलग कानून की आवश्यकता नहीं है। समिति के द्वारा यह कहा गया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, उसको भी एक तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान में उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो इस कानून का उपयोग अलगाववादी शक्तियों को रोकने के लिए उत्तर पूर्वी भारत में क्यों नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े समिति, इसने 2013 में अपनी सिफारिशें दी। संतोष हेगड़े समिति का गठन इसलिए किया गया था कि मणिपुर में कुछ मुठभेड़ में हत्याएं हुई थी जिनके ऊपर विवाद था कि यह जानबूझ के की गई हैं। उसकी जांच करते हुए संतोष हेगड़े समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अधिनियम को हर 6 महीने में एक तरह से समीक्षा किया जाना चाहिए और यह देखा जाए कि इसका उपयोग वहां पर है या नहीं है। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस क्षेत्र से इस कानून को हटा दिया जाए। तो यह जो समीक्षा की स्थिति है हर 6 महीने में, यह आवश्यक रूप में होनी चाहिए। यह संतोष हेगड़े समिति का एक तरह से सुझाव था। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों को काफी असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। यानी किसी व्यक्ति पर अगर संदेह है तो एक तरह से उसको गोली मारने के आदेश हो सकते हैं सीधे तौर पर। साथ साथ बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या किसी भी स्थान की जांच करने के लिए या कहीं पर भी कोई तलाशी लेने के लिए उनको अधिकार मिलते हैं और इस तरह की कार्रवाई के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। इस कानून के माध्यम से जिस तरह से सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिलते हैं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि अगर सशस्त्र बल किसी आसान क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते समय उनके द्वारा अगर कोई ज्यादती की गई है,
किसी भी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन मान लीजिए किया गया है तो उसकी जांच की जा सकती है। इस तरह की जांच से हम पूर्णतः उनको मुक्त नहीं कर सकते हैं। असीमित शक्तियों वाले एफएसपीए जैसे कानून उनको एक तरह से समाप्त करने की प्रक्रियाओं को तीव्र करना चाहिए। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भूजल है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है कि भूजल संरक्षण की जो स्थितियां हैं उनको और मजबूत किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। इस वर्ष के अगर हम विश्व जल दिवस की बात करें जो 22 मार्च को मनाया गया, विषय उसका था भूजल अदृश्य दृश्यमान बनना। यानी अदृश्य रूप में जो भूजल है उसको दृश्यमान बनाया जाए, यानी उसके संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनको खुले में और स्पष्ट रूप में उस पर चर्चा कर उनके समाधान करने का काम किया जाना चाहिए। विश्व जल दिवस में जो विषय चुना गया था भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, उसमें प्राथमिक उद्देश्य ये था कि पानी और स्वच्छता की जो प्रणालियां हैं, कृषि, उद्योग, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में भूजल की जो भूमिका है उस पर एक तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रमुख रूप से विषय बनाया गया था विश्व जल दिवस पर। भूजल के माध्यम से अस्थायी रूप में जो पानी की कमी का जोखिम होता है उसको कम किया जा सकता है। साथ साथ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो पानी की कमी है उसकी जरूरतें भी भूजल के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर भूजल पर जो निर्भरता है वो तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत जो भी एक तरह से भंडार है हमारे भूजल के वो तेजी से ह्रास हो रहे हैं या कमी आ रही है उनमें, और साथ साथ हमारा जो भूजल है उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। जैसे जो भी मान लीजिए हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं वो रिस कर एक तरह से पानी के नीचे जमीन में पहुंचती हैं और भूजल को प्रदूषित करती हैं। तो यह भी एक बड़ी समस्या है। खासतौर से उच्च तापमान और जो शुष्क स्थितियां हैं जहां पर अधिक वर्षा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जो एक तरह से भूजल है उसकी स्थिति काफी कमजोर हो जाती है और यह पूरी जल सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरे में लाता है। सतह पर जो जल उपस्थित है उसकी तुलना अगर हम भूजल से करते हैं तो उसमें उच्च भंडारण क्षमता होती है। इसी आधार पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनके प्रति यह ज्यादा लचीला होता है। यानी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भूजल पर उतना नहीं पड़ रहा है जितना सतह के जल पर पड़ रहा है। इसीलिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां बढ़ी हुई हैं उसमें हमें भूजल संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2017 के अगर हम वार्षिक भूजल निष्कर्षण के आंकड़े देखें तो हम लगभग 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का निष्कर्षण करते हैं भूजल से, और भारत दुनिया में भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है। जो भी हम भूजल एक तरह से प्राप्त करते हैं उसका लगभग 89% सिंचाई के लिए और शेष घरेलू और औद्योगिक उपयोग में आता है। घरेलू उपयोग के लिए 9% है और औद्योगिक उपयोग के लिए 2%। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार वार्षिक भूजल निकासी को सुरक्षित माना जाता है जब निष्कर्षण दर वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य पुनर्भरण के 70% से कम हो। यानी जितना एक तरह से भूजल का आप निष्कर्षण कर रहे हैं उसकी तुलना में जो वहां पर जल वापस एक तरह से पहुंच रहा है जल स्तर को बनाने के लिए उसके 70% से कम निष्कर्षण होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि अगर भूजल एक तरह से 100 लीटर पहुंच रहा है तो आपके द्वारा जो निष्कर्षण किया जाए वो 70 लीटर से एक तरह से कम होना चाहिए। अगर 70 लीटर से आप ऊपर करते हैं तो यह भूजल के स्तर को निचले भाग में और ले जाएगा। तो इसलिए 70% की एक सीमा केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा मानी गई है। आंकड़े यह बता रहे हैं कि 2004 में भारत में यह जो स्तर है वो 58% था और 2017 में यह एक तरह से बढ़कर 63% हो गया है। यानी हम 70% की जो सीमा है उसके लगभग पास पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे जो भूजल हानि होंगे वो पुनः प्राप्ति की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। हम ध्यान रखें यह जो 70% का आंकड़ा है यह एक औसत है, अलग अलग क्षेत्रों में यह अलग अलग हो सकता है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम 70% के आंकड़े को औसत रूप में मानकर चलें तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 70% की सीमा एक तरह से पार की जा चुकी है। वर्तमान में अगर हम 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े देखें जिसमें 534 जिलों को शामिल किया गया है, इसमें से 202 जिले ऐसे हैं जहां पर निकासी का चरण 71% से लेकर 385% के बीच में है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यानी जो भूजल का स्तर है उसमें तेजी से गिरावट हो रही है। नीति आयोग के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक
हम 70% निष्कर्षण मूल्य प्राप्त करने का एक तरह से प्रयास करेंगे, जो आदर्श रूप में माना जाता है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में हम देखें तो आंकड़ा इससे काफी ऊपर है। भूजल के अधिक उपयोग के कारण उसके स्तर में जो कमी आ रही है वो एक समस्या तो है ही है। एक दूसरी बड़ी समस्या है कि जो भूजल है उसमें एक तरह से प्रदूषण की स्थितियां बढ़ रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से फ्लोराइड, लोहा, लवणता, नाइट्रेट और आर्सेनिक की स्थिति बढ़ रही है। और यह अगर भूजल उपयोग किया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं ला सकता है। 2006 में 109 की तुलना में 335 जिलों में नाइट्रेट प्रदूषण एक तरह से भूजल में पाया गया। हम जो भी जल का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसमें नाइट्रेट की स्थितियां ज्यादा होती हैं, एक तय सीमा से अगर ज्यादा है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो कमजोरी, हृदय गति का तेज बढ़ना, चक्कर आना, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। नाइट्रेट्स के अगर हम प्रमुख स्रोत देखें तो मानव जनित और स्थानीय क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे हम जो भी खेती करते हैं तो जो भी एक तरह से नाइट्रोजन पर आधारित हमारे रासायनिक खाद हैं वह एक तरह से रिस कर नीचे भूजल में पहुंचते हैं। इसी के साथ साथ जो भी एक तरह से मानव अपशिष्ट है या जानवरों का अपशिष्ट है उसके माध्यम से भी नाइट्रेट्स एक तरह से भूजल में पहुंचते हैं। या जो भी शहरों का कचरा एक तरह से जमीन में दबाया जाता है तो इसके आधार पर भी जो नाइट्रेट्स है वो भूजल में पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में भूजल में जो भी जैविक संदूषण पाए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जीवाणु, विषाणु या एक तरह से परजीवियों की स्थितियां भी बढ़ी हैं। जल संरक्षण की स्थितियों को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित रूप में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पहला बड़ा सुधार यह करना पड़ेगा कि जो सतह का जल है, जैसे मान लीजिए नदियों में, एक तरह से झीलों में, तालाबों में है, और अगर हम बात करें भूजल की, यानी जो पृथ्वी सतह के नीचे एक तरह से एक्वाफायर में जो पानी इकट्ठा है, जो एक तरह से हम मान लीजिए कुएं के माध्यम से या हैंडपंप के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो जो हमारा भूजल है और जो सतह का जल है उसको हमें स्वतंत्र रूप से निपटाने के मौजूदा जो दृष्टिकोण है उसमें एक तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा और दोनों में एक तरह से सम्मिलित रूप में सुधार करना पड़ेगा। आप अगर भूजल में सुधार करना चाहते हैं तो सतही जल की जो स्थितियां हैं उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक सम्मिलित अगर हम नीति बनाएंगे तब हम सुधार कर सकते हैं। और इसीलिए मेहर शाह समिति 2016 में जो गठित की गई थी उसने प्रस्तावित किया था कि केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड को एकजुट किया जाए और एकीकृत परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय जल ढांचा बनाकर जो भी जल संरक्षण की स्थितियां हैं वो चाहे सतही जल हो या भूजल हो, दोनों को एक तरह से साथ साथ मिलाकर किया जाए। दोनों में अलग अलग जो हम संरक्षण की स्थितियां बनाकर रख रहे हैं वो हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जल संसाधन के जो सभी रूप हैं उनको एक तरह से स्थानीय स्तर पर हमें योजना बनाकर जल संरक्षण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें वर्षा का जल, सतह का जल, मिट्टी का जल यानी जो सॉइल वाटर के रूप में पृथ्वी के अंदर है, और साथ साथ जो भूजल है जो एक्वाफायर के रूप में एक तरह से संरक्षित है पृथ्वी के अंदर, उसके संरक्षण की स्थितियों को हमें सम्मिलित रूप में बनाने की आवश्यकता है। शासन और प्रबंधन दोनों के लिए सतह और भूजल प्रणालियों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र का जो दृष्टिकोण है वो आवश्यक है। और इसके लिए वर्तमान भूजल आकलन की जो प्रक्रिया है और बड़े पैमाने पर एक्वाफायर उनका मानचित्रण होना चाहिए, यानी जहां जहां एक तरह से पृथ्वी के अंदर बड़े एक्वाफायर हैं जो एक तरह से पानी के स्रोत के रूप में भूजल के बड़े भंडार हैं उनका मानचित्रण किया जाए। नदी के जो बेसिन है, वाटर सेट के जो भाग हैं, उनकी सीमा एक तरह से देखी जाए कि कौन कौन से एक्वाफायर के साथ वो जुड़ते हैं। अगर सतह के जल और जमीन के अंदर जो एक्वाफायर है जहां पर पानी एक तरह से एकत्र है भूजल के रूप में, उनमें अगर कोई आपस में संबंध है तो उसका भी हमें पता लगाने की जरूरत है, और अगर संबंध नहीं है तो उनको जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे सतह के जल को अगर हम संरक्षित करते हैं तो हम भूजल को भी संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि सतह का जल एक्वाफायर से जुड़ा हुआ है तो यह एक तरह से भूजल में पहुंचकर भूजल के स्तर को बढ़ाकर रखता है। तो इस रूप में स्थितियां हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम जल भू आकृति विज्ञान कहते हैं, उसका विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। भूमि के उपयोग और जल प्रणाली में मानव प्रेरित जो परिवर्तन है उनकी जांच की जाए, यानी अगर मानव हस्तक्षेप के कारण सतह के जल या भूजल में बड़े परिवर्तन हुए हैं तो वहां पर उस तरह के हस्तक्षेप को रोकने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में जो भी फसल का पैटर्न है, फसल की जो तीव्रता है, उसको भूजल की उपलब्धता, एक्वाफायर जो प्रकार हैं, जो भी एक तरह से जमीन के अंदर एक्वाफायर है जहां पर पानी एक तरह से भूजल के रूप में इकट्ठा है, उसका प्रकार कैसा है और किस रूप में वह भूजल एक तरह से आगे चलकर उपयोग हो सकता है ज्यादा या नहीं, उसके आधार पर फसल के पैटर्न या फसल की तीव्रता होनी चाहिए।
खेत स्तर पर भूजल निष्कर्षण कितना एक तरह से करना है, कितनी आवश्यकता है, वह भी हमें एक तरह से देखने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो किसानों को भूजल एक तरह से प्राप्त करने के लिए जो भी ट्यूबवेल या पंप सेट वो लगाते हैं और मान लीजिए बिजली का उपयोग करते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी बहुत दी जाती है। इस कारण से बहुत कम नियम कानून के आधार पर जो भूजल है उसका तेजी से निष्कर्षण किया जा रहा है और सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है। तो हमें उसको सीमित करने की आवश्यकता है और इसे नियमों में बांधने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर भूजल के उपयोग के संदर्भ में हम एक कानूनी ढांचा मजबूत रूप में बनाते हैं और सभी उसका पालन करते हैं तो भूजल संरक्षण की स्थितियां मजबूत रूप में भारत में आगे बढ़ सकती हैं। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, प्लेइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेम। यहाँ पर भारत के द्वारा रूस यूक्रेन के विवाद में जिस तरह से अपनी कूटनीति का उपयोग किया जा रहा है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा है। अगर हम वर्तमान में भारत की नीति की बात करें तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? पहला, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के बाद जो भी एक तरह से एक कमजोरी अर्थव्यवस्था में थी उससे अपने आप को रिकवर कर रही है, यानी हम आर्थिक पुनः प्राप्ति की स्थिति में बने हुए हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें तो ईंधन या अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हम अगर मान लीजिए रूस से सस्ता कच्चा तेल प्राप्त कर रहे हैं तो यह हमारे लिए अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक स्थिति है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो रक्षा उपकरणों की बात करते हैं तो अभी भी भारतीय सेना में जो भी रक्षा उपकरणों की आवश्यकता है उसका जो बड़ा भाग है वह अभी भी रूस से आता है। तो हम रक्षा उपकरणों को लेकर एक अप्रतिबंधित जो आपूर्ति है वह चाहते हैं, क्योंकि हम ध्यान रखें चीन और पाकिस्तान हमारे दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे सीमा विवाद ज्यादा प्रबल हैं और वहां पर किसी भी तरह की घटना कभी भी हो सकती है, जैसा 2020 में अगर हम लद्दाख के क्षेत्र में देखें। इसी आधार पर हम रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को लेकर जो रूस से एक तरह से होती हैं उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते हैं। हम हिंद महासागर में एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर चीन अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक तरह से जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए प्रतिकूल बनाने का हमेशा प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में भारत रूस के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को तोड़ना नहीं चाहता है। हम यहाँ पर ध्यान रखें, वर्तमान में रूस और चीन के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और रूस यूक्रेन विवाद के बाद माना जा रहा है कि ये और मजबूत होंगे। इसके बाद भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस के साथ अपनी साझेदारी को हम वर्तमान जो भू राजनीतिक स्थिति है उसमें तोड़ना नहीं चाहते हैं और ये भी एक कारण माना जाता है कि हम रूस यूक्रेन विवाद में किसी भी तरह से रूस के विरोध की स्थितियों को नहीं दिखा रहे हैं। और रूस का महत्व तो भारत के लिए किस रूप में है आप ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग देशों के जो भी एक तरह से प्रतिनिधि भारत में वर्तमान दौरा कर रहे हैं उनमें केवल रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्हीं से भारतीय प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। तो यह रूस को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि रूस के साथ जो साझेदारी है भारत की वो बहुत महत्वपूर्ण है और किसी अन्य देश की तुलना में भारत रूस के साथ अपनी जो साझेदारी है उसको एक बड़ा महत्व देती है। भारतीय जो नीति है उसको लेकर कुछ असत्य कारण भी फैलाए जा रहे हैं। जैसे पहला बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी देशों का यह कहना है कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वह एक तरह से लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बीच में है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2003 में जब इराक पर संयुक्त राज्य अमेरिका का हमला हुआ था तो उसको भी भारत के द्वारा किसी भी तरह से विरोध नहीं किया गया था और अमेरिका की कार्रवाई को हमने कभी भी आलोचना वहां पर नहीं किया। तो वर्तमान स्थितियों में अगर हम रूस की कार्रवाई की आलोचना नहीं कर रहे हैं तो हम एक तरह से ये तुलना नहीं कर सकते हैं कि हम गैर लोकतांत्रिक एक तरह से शक्तियों का समर्थन कर रहे थे। इस तरह का विश्लेषण भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो रूस किसी भी स्थिति में चीन के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन नहीं करेगा। अगर हम इस कथन को सत्य भी मान लें कि रूस आगे चलकर चीन के विरोध में हमारा समर्थन नहीं करेगा तो स्थिति ये भी है कि वर्तमान में अगर हमने रूस का यूक्रेन पर जो हमला है उसका एक तरह से विरोध नहीं किया या उसके विरोध में किसी तरह से मतदान नहीं किया तो हम रूस के रूप में एक नया विरोधी तैयार नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे रूस के साथ जो साझेदारी की स्थिति है वैसी बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो वर्तमान स्थितियों में चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी हमारे दक्षिण एशिया में जरूर हैं, लेकिन हम रूस के रूप में एक नया विरोधी बड़े रूप में नहीं बनाना चाहते हैं और ये हमारी प्रमुख रूप से रणनीति है। तो रूस का समर्थन प्राप्त करना चीन के विरोध में भविष्य में यह हमारे लिए एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अगर हम तात्कालिक स्थिति में देखें तो जिस तरह से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भारत में दौरा कर रहे हैं यह भारत के महत्व को दर्शाता है। वर्तमान समय में भारत के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वह रणनीतिक स्वायत्तता की है। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो हम हमेशा इसका प्रयोग करना चाहते थे और लंबे समय में इसको स्वीकार करके हम लागू भी करना चाहते थे, लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए हम एक तरह से प्रयास करते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था।
लेकिन वर्तमान स्थितियों में हम देखें तो रणनीतिक स्वायत्तता की जो स्थिति है भारत ने सही रूप में उपयोग किया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष रूस और यूक्रेन हमने उनके साथ सहयोग करने से इनकार भी किया है और साथ साथ दोनों के साथ अपने अच्छे संबंध भी बनाए रखे हैं। और वर्तमान स्थितियों में पश्चिमी देशों का जो दबाव है उससे अलग हटकर हमने अपनी जो रणनीतिक एक तरह से स्वायत्तता है उसको बनाकर रखा है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो हमने अपनी कूटनीति को एक स्विंग देश के रूप में, यानी झूले की तरह लगातार अस्थिर या बदलती जैसी स्थितियां हैं उसके अनुसार अपनी कूटनीति बनाई है। और इसका प्रमुख रूप से लाभ यह है कि जब भी हम एक तरह से किसी भी तरह का निर्णय लेना चाहते हैं तो किसी देश के दबाव में नहीं है, क्योंकि हम अपनी नीति में पूर्णतः अस्थिर रूप में हैं। हमने एक तरह से यह घोषणा नहीं करी है कि हम पूर्णतः रूस का समर्थन करेंगे या पूर्णतः यूक्रेन का। तो अस्थिर रूप में हमने जो अपनी कूटनीति बनाई है यह एक तरह से हमको लाभ मिल रहा है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, सतही जल और भूजल से स्वतंत्र रूप से निपटने के मौजूदा दृष्टिकोण की गंभीर सीमाएं हैं। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, सतही जल और भूजल आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें सुधार सम्मिलित रूप में संभव है। मुख्य भाग, सतही जल और भूजल के भारत में प्रमुख तथ्य जो भी आंकड़े हैं वो आप बता सकते हैं। दोनों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताएं। सम्मिलित समाधान ही दीर्घकालिक सुधार करेगा, यह किस रूप में सत्य है वो आपको बताना है। निष्कर्ष, शासन और प्रबंधन दोनों के लिए सतह और भूजल प्रणालियों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए एक स्थानीय क्षेत्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जब तक हम स्थानीय स्तर पर काम नहीं करेंगे, हम सतह और भूजल प्रणालियों को लेकर जो वर्तमान में संकट की स्थितियां हैं उनका समाधान नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। समसामयिक भारतीय कूटनीति एक ऐसे स्विंग अस्थिर देश का उत्कृष्ट उदाहरण है जो किसी भी तरह से स्विंग करने से इनकार करता है। यहाँ पर स्विंग का मतलब अस्थिरता से है, यानी अपने निर्णय लेने में एक तरह से हम किसी प्रभाव में बिना आए हुए निर्णय ले रहे हैं। उपरोक्त कथन की समीक्षा वर्तमान रूस यूक्रेन विवाद के परिप्रेक्ष्य में करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना। भूमिका, भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के साथ बराबर संबंध बनाकर एक सफल स्विंग या अस्थिर देश की कूटनीति का परिचय दिया है। मुख्य भाग, स्विंग या अस्थिर देश की कूटनीति के लक्षण क्या हैं, भारत को लाभ की स्थितियां क्या हैं, भविष्य में किस तरह की समस्याएं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं आगे चलकर हमें अपनी नीति एक तरह से ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे भारत किसी भी देश के समर्थक या विरोधी एक तरह से रूप में न दिखे। और इसके लिए हमारी जो नीति है उस पर लगातार एक तरह से विचार करते रहना पड़ेगा, जिससे कि जो भी परिस्थितियां उसके अनुसार हम निर्णय भारत के लाभ को देखकर ले पाए। निष्कर्ष, स्विंग या अस्थिर देश की कूटनीति के द्वारा भारत ने अपनी मजबूत सामरिक उपस्थिति दर्ज की है। इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं कि कैसे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भारत के दौरे के माध्यम से भारत का समर्थन रूस यूक्रेन विवाद में लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारा 4 अप्रैल 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।